अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें काफ़ी दिनों से अदम एतमाद की बाज़गश्त है। उसके लिए बड़ी तैयारी तो की जा रही है, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर ना ही तो कोई डेट फाइनल हुई है, ना ही कोई नंबर हिमायत या फिर अगर ये कहा जाए कि इख्तिलाफ वो खुलकर सामने आ रहा है। बस सब पार्टीज़ ने ऐसा लगता है कि गू की कैफियत बरकरार रखी हुई है और बकौल शेख रशीद साहब के सब ने अपने जो ताश के पत्ते हैं वो छुपा के रखे हुए हैं। किसी के भी हवाले से कन्फ्यूजन जो है वो अभी तक दूर होने में नहीं ख़त्म हो रही और यही वजह है कि अवाम भी कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है, ऑपोजिशन अपनी जगह कॉन्फिडेंट है कि जनाब हम हुकूमत को चलता कर देंगे। इस सारे हंगाम मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला भी जारी है। काफिले की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है जो कि इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। एक जानिब वो ऑपोजिशन से मुलाकातें भी जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी जानिब मोनिस इलाही साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के मेंबर भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी वक्तन फ़वक्तन हौसला दे रहे हैं कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो क्या काफिले कोई डबल गेम खेल रही है या फिर कुछ ऐसा है कि अंदर मामला तय ही नहीं पा रहे, इस वजह से अभी तक गुमगू की कैफियत बरकरार। तो मुख्तलिफ हवालों से इस पर गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाते हुए अब इस्लामाबाद का चक्कर भी लगा के आए, तो मैं ज़रा उनसे पहले पूछूंगी इमरान साहब, एक कदम आनी है अदम एतमाद, बात कहाँ तक पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, तरीके अदम एतमाद पेश होने का, मंजूर होने का या नाकाम होने का ये तो पता चंद दिन में चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद में हर दूसरा आदमी, आज आपने अगर मेरा कॉलम पढ़ा हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो वज़ीर हो, वो मशीर हो, वो मामले खसूसी हो, स्पेशल असिस्टेंट हो, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऑन कैमरा वो कुछ और कहते हैं। अच्छा। और ऑफ कैमरा जैसे को आपके दोस्ती है जिससे वो किसी न किसी सहाफ़ी को पकड़ के कह रहे होते हैं दसो अंदर दी की खबर है की हो रहे यानी कि इतनी बेचैनी और बेयकीनी सूरत हाल है इस्लामाबाद की। तो ये मामला जो है ना, ये बताता है ये चीज़ें सारी कि बहरहाल जो कुछ भी है हुकूमत के लिए हालात को बहुत ज़्यादा पुरसकून नहीं है, क्योंकि जब हुकूमत में शामिल खिलाड़ी खुद इस बेयकीनी का शिकार हों तो फिर वो बेचारे परफॉर्म क्या करेंगे और चीज़ें किस तरह से। लेकिन वज़रा तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं इमरान साहब। मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऑन कैमरा कॉन्फिडेंट। अच्छा, हाँ जी, पीछे कुछ और कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अंदर की खबर क्या है? कुछ बात बन गई है या नहीं बनी? अंदर की खबर ये है जी, अगर आप मुझसे सच पूछते हैं तो पहली दफ़ा मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब खुद भी इस हवाले से पहली दफ़ा परेशान है। अच्छा। और ये जो स्पीकर मीटिंगें कर रहे हैं या दूसरे लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, इसकी वजह भी बुनियादी यही है कि हुकूमत में शामिल लोगों को भी ये लग रहा है इस दफ़ा अपोजिशन जो है वो वाकई ही, वो आप किसी इशारे पे कहें, किसी न्यूट्रल होने पे कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अपोजिशन जो है वो उन्हें लग रहा है कि इस दफ़ा वो संजीदा है मामले में। ठीक। हिलाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? परेशान होना जाहिर है, जब भी कोई अनरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा तो जहन में आपको ख्याल तो रखना पड़ता है, यू शुड बी अलर्ट। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसा मामला है, इनका अगर बात बननी होती तो अब तक बन जाती। पूरा महीना हो चला है फरवरी का, अभी तक तो इनसे कुछ भी तय नहीं हो सका। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ये एक सीरियस चैलेंज तो ज़रूर है गवर्नमेंट का। वो इसलिए सीरियस चैलेंज लग रहा है कि इस वक्त अब जो लोग अमूमन ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं उनके वो भी जिक्र करने लग गए हैं। और एक फैक्टर जो बागीपन जो है वो सिर्फ नहीं है, एक और फैक्टर जैसे शेख रशीद ने कहा है हमें, वो भी एंटर कर गया है इस खेल में, और वो है पैसे। अब देखिए, अब तो कंफर्म्ड है बकौल हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, और उनको पता होना चाहिए, उनके पास तरीके हैं ऐसी चीज़ें को देखने कि काफ को एक ऑफर गया था सीएम शिप का। अब काफ को जब एक ऑफर जाता है सीएम शिप का, और वो अगर हंस के ना नहीं कहते मगर रुक के कुछ देर बाद कहते हैं कि बकौल रूमर्स के कि अगर आप हमें 1.5 साल तक चलने दें तो फिर हम आपके साथ होंगे, मगर ये 3-4 महीने का चक्कर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और पीपीपी का जो जवाब है वो फौरन है हाँ और नून कहते हैं, थोड़ा सा हमें सोचने दो। तो फिर मेरे ख्याल में वी हैव टू टेक इट सीरियसली समीना। दूसरी बात ये है कि एमक्यूएम
वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, और वो कीमत जो है वो जरदारी साहब बड़े आराम से दे सकते हैं, इसलिए उनके पास बहुत पैसे हैं। जैसे नून के पास पैसे हैं और हमें पता है वो पैसे किधर से आते हैं, तो इन दोनों के पास बहुत पैसे हैं। दूसरे जो बागी होंगे बीएपी और ये वो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल में एक दफ़े प्राइस सेटल हो गया, ख़ास तौर उन लोग जो जहांगीर तरीन, देखिए जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो तीन चीज़ें हैं। एक तो कहते हैं टिकट दो नून के, दूसरा कहते हैं कीमत दो, तीसरा कहते हैं टिकट भी दो और प्राइस भी दो। तो ये सब बातें जब होने लग जाती हैं तो लगता ऐसा है कि मामला काफ़ी सीरियस है। इमरान साहब, मैं चाहूंगी आप बारी बारी सबका रिस्पॉन्ड करें। पहले काफ लीग पे आ जाए। क्या कोई ये डबल गेम है कि मोनेसिलाई कह देते हैं, अभी कल भी उनका ट्वीट है कि जनाब काफ लीग बड़ी इंटरेस्टिंग गेम कर रही है। मैं इसको डबल गेम नहीं कहूंगा, क्योंकि सियासत में आपको पता है सब कुछ चलता है, और खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो बहुत ही कुछ चलता है। देखिए वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने और देखें, अगर आप ये देखें कि उन्हें ये पता है मोनेसिलाई साहब को कि अभी इमरान खान साहब ने अगर वादा करने के बावजूद कि आपको मिनिस्टर बनाएंगे, तो इतनी देर उन्हें मिनिस्टर नहीं था बनाया। तो अब अपोजिशन जो है वो चाहते हैं कि अगर हमें वाकई काफ लीग ये समझती है कि वो हकदार हैं वजीर आला बनने के, उनको वजारत आला मिल रही है, तो उनको किसी ने काटा तो नहीं कि जो वो कहें कि नहीं हम नहीं बनते। देखें अगर उनको वजारत आला शिप मिल जाती है और फिर वो भी 1.5 साल के लिए, तो वो एक ऐसे बहरहाल उनमें है पोटेंशियल कि वो कल को ज्यादा खतरनाक साबित हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है जो कि ऑपोजिशन के साथ है भी, लेकिन अलग से लॉन्ग मार्च भी कर रही है और ऑफर्स भी उनके पास बड़ी दिलचस्प हैं और फार्मूले भी उनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है जानते हैं। जनाब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद के बारे में अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि इतनी सारी मुलाकातों के बावजूद भी, राब्तों के बावजूद भी कुछ तय नहीं हो सका। आप लोग अलग मार्च कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं। अदम एतमाद के ऊपर भी कोई फाइनल फार्मूला, कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई, ना कोई डेट सामने आई। तो क्या हम समझे अभी तक कोई कामयाबी आप लोगों को नहीं मिली इतने राब्तों से? देखिए, ये सियासी काम है। जब सियासी क़यादत बैठ के इस पर फाइनल फैसला कर लेगी, आपको खबर मिल जाएगी। आपने तो खबर देनी है ना। ये हमारा काम है, इसका फैसला वक्त अप्रोप्रिएट टाइम पे हो रहा है। इसकी बहुत सारी डिस्कशंस हैं, यकीनन कई सारी जमातें हैं, कई सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई सारे इशूज हैं। उन सब का अपने ध्यान रखते हुए आगे मूव करना है। हुकूमत साजी या हुकूमत को हटाना और उसकी जगह नई हुकूमत बनाना, ये खाली नंबर गेम और असेंबली के इशू नहीं होते। उसके अलावा बहुत कुछ होता है जिसका यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आप जमा खातर रखिए कि बिल्कुल हमारी तैयारी है। इतनी सारी क़यादत, इतनी सारी जमातें, अगर कुछ नहीं था तो क्या चाय की प्याली में तूफान उठा के हमने अपने ऊपर चाय गिरानी थी? ऐसे नहीं है। अच्छा कायरा साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वो कहते हैं ना बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते हमारे शो में बड़ी देर के बाद आपने वक्त दिया, लेकिन बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाहूँगा, मेरी ज़ाती राय भी ये है कि मेरा एनालिसिस भी ये है बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि अपोजिशन की इस दफ़ा तैयारी मुकम्मल है और उनको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास 162 लोग मौजूद हैं, 172 चाहिए। अगर जहांगीर तरीन साहब के 6 और काफ लीग के 5 मिल जाते हैं तो आपके 173 बन जाते हैं, बाकी फिर कई खुद मिल जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, हम ये उम्मीद रखें कि पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च के फौरी बाद दमादम मस्त कलंदर हो सकता है? जी बिलाशुबा हो सकता है, बिलाशुबा हो सकता है। लेकिन कायरा साहब, अलग लॉन्ग मार्च का तासुर नहीं अच्छा जा रहा। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि इससे तो डिवाइडेड ऑपोजिशन ही नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हुकूमत भी फिर चयन करती है कि जनाब इनका तो आपस में इत्तेफाक ही नहीं है। तो हमने तो ये भी सुना था कि एडजस्टमेंट हो गई थी कोई। हुकूमत को इसी तरह इस खुशहामी का शिकार रहना चाहिए ना जी। हमारे लिए भी तो अच्छा है कि हुकूमत खुशहामी का शिकार रहे। देखिए, दो बातें जरा बड़ी वाज़ेह है। एक कि पीडीएम फोरम बनाया गया था, उस फोरम को हमने उससे अलर्जी इख्तियार कर ली थी, हमने और एमपी ने। और इस वक्त जो मूव हम कर रहे हैं वो पीडीएम के फोरम से नहीं कर रहे, अपोजिशन की सारी जमातों के साथ मिलकर कर रहे हैं।
और वो पार्लियामान के अंदर तमाम जमातों से हमारी मशावरत ऑलरेडी थी। पीडीएम की जमातों ने ऑलरेडी अपना एक ऐलान कर दिया था, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं, हम अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। और सियासत एक तसलसल का नाम है। हो सकता है पीडीएम के हमारे मार्च के बाद उनको पीडीएम के मार्च की जरूरत न पड़े, और बाकी भी हो सकता है कि अगर हमारे मार्च से पहले ये हो जाता तो ये भी मुमकिन था कि हमें मार्च करने की जरूरत न पड़ती। लेकिन मेरा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, यकजहती का जो एहसास था वो अभी तक मार्चेस के हवाले से तो नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं ना जी कि सारी कौमी क़यादत, कभी एक घर, कभी दूसरे घर, कभी तीसरे घर इकट्ठे हो रहे हैं, बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये खाली खाने तो आनिया जानिया तो हम देख रहे हैं। अच्छा, कायरा साहब, जरदारी साहब ने जो फार्मूला पेश किया था कि काफ लीग को वजारत आला पंजाब जो है वो दे दी जाए और उन्हें साथ मिला लिया जाए, आप क्या समझते हैं कि इस पे नून लीग, काफ लीग सब मान जाएंगे? देखिए जी, मैं तो किसी फार्मूले का जिक्र नहीं कर सकता, ये तो आप अपने तौर पे मीडिया के अंदर बात आई है। हमारी तरफ से किसी फार्मूले का कोई जिक्र बाहर नहीं है। जो भी डिस्कशन है वो फाइनल शेप में आप तक आएगी। इस वक्त तक हमारी कोई ऑफिशियल पोजीशन इस पे नहीं। चले कायरा साहब, फार्मूले को रहने दें। आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर काफ लीग को वजारत आला दे दी जाए तो क्या अपोजिशन के लिए कोई आसानी हो सकती है? देखिए, काफ लीग को और क्या चाहिए होगा कि 5 MNA और 10-12 MPs के साथ उनको अगर चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाती है और तो क्या हर्ज है। लेकिन मेरा ख्याल है काफ लीग शायद कोई शॉर्ट टर्म वजारत आला के लिए इतनी इंटरेस्टेड ना हो, बल्कि वो अपनी लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट की बात करेंगे, देखेंगे, अपनी पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात सोचेंगे वो, और वो सोच के शायद वो फैसले करेंगे। लेकिन कमर ज़मान कायरा साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये भी बात हो रही है कि इमरान खान साहब को भेजने पे तो सबका इत्तेफाक है, लेकिन उसके बाद क्या होना है, आगे का जो मामला है उस पे इत्तेफाक नहीं है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए या असेंबली मुद्दत पूरी करे उसके बाद। ये तो आप हमें इस फोरम पे कंफर्म कर सकते हैं कि आगे के मामलात पे डेडलॉक है या पहले ही मामलात आगे नहीं चल रहे? देखिए, इस पे मुस्लिम लीग की पोजीशन वाजे, वो कहते हैं फौरी इलेक्शन हो। हमारी पोजीशन वाजे, हम कह रहे हैं कि ये जो इंतखाब है उसको फौरी तौर पे होना चाहिए। जरदारी ऑन रिकॉर्ड है, बिलावल साहब भी ऑन रिकॉर्ड है कि कौन सी जमात होगी जो इस वक्त गवर्नमेंट का बैगेज बन गया है उसको अपने जिम्मे ले। तो किसी जमात की ये ख्वाहिश नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब वैसे ही इन असेंबलीज को ही नहीं मानते, लिहाजा किसी जमात का कोई लॉन्ग टर्म इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म इशू में भी कोई इख्तलाफ नहीं है। वो भी इसलिए कि जो कानून माजी का इलेक्शन कमीशन का था, उस कानून के तहत होने वाले या उस ज़ाब्ता कार के तहत होने वाले इंतखाब को हमने चैलेंज कर रखा है, हम उसको मानते नहीं है, उसमें धांधली हुई है। और उसके बाद उस कानून में जो मजीद तरामीम इन्होंने की है धौंस धांधली से पीटीआई की हुकूमत ने, उसके बाद तो किसी फेयर एंड फ्री इलेक्शन का या आज़ादी इलेक्शन कमीशन का मौका ही खत्म हो गया। लिहाजा इस गवर्नमेंट के जाने के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी इस असेंबली से, उसका प्राइम मैंडेट ये होगा, वो किसी बजट के लिए, वो के लिए नहीं जाएगी, बल्कि वो इलेक्शन के कवानीन को दुरुस्त करके जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने की तरफ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि आगे का भी इत्तेफाक है, पीछे का भी इत्तेफाक है, बस बंदे ही पूरे नहीं हो रहे। के बंदे पूरे तो आप जो चाहे कह लें, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बंदे पूरे ना होते तो हम सिर्फ खाना खाने और चाय की प्याली में तूफान पैदा करके अपने ऊपर चाय गिराने के कायल नहीं है। लेकिन फिर मोनिस इलाही साहब किस बात के इतना दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को हौसला कि जनाब टेंशन ना लें, हम आपके साथ खड़े? अच्छा, मैं मोनिस इलाही साहब की बात मानूं या मोनिस इलाही के वाले साहब की बात? अच्छा, हम किसकी बात माने? कायरा साहब, समीना को अभी ये नहीं पता कि आप चौधरी की सियासत को कितना जानते हैं। ठीक है, लेकिन कायरा साहब, इसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट करें कि फरवरी तो अब गुजर गया, आप लोगों का लॉन्ग मार्च भी अब बिल्कुल आप लोग तो उसके अंदर फोकस कर रहे होंगे, तो मार्च के शुरू में अगले शुरू के 10 दिन इम्पोर्टेंट हैं इस हवाले से? जी, मेरा भी यही ख्याल है कि मोस्ट मार्च के जो अवाइल में, यानी पहले दूसरे हफ्ते में भी फाइनल मूव जो है वो बन सकती है। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई मेरा जमाती मौक़िफ़ नहीं, ये मेरी ज़ाती असेसमेंट है। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब, ऑल द बेस्ट। और जनाब कायरा साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, जिनका ख्याल है इम्पॉर्टेंट है आने वाले दिन, और इस हवाले से मज़ीद भी ज़ाहिर है कि डिस्कशन होती रहेगी कि आखिर मामला किस तरफ जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ फर्दर इसी हवाले से एस्पेक्ट हैं जिन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है तरीके अदम एतमाद के हवाले से। हिलाली साहब की तरफ जाऊंगी। हिलाली साहब, कायरा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और फार्मूला जो डिस्कस हो रहा है, आप खुद भी कह रहे हैं अब ये मामला जो है वो सीरियस है। आपको भी लग रहा है कि जो मार्च के फर्स्ट 10 डेज हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि ये बड़ी खबर है मार्केट में कि जनाब अभी यही जो 20-22 दिन है इसी में जो कुछ होना है हो जाए, वरना उसके बाद फिर 1.5 साल इमरान साहब बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी बिल्कुल, और साथ साथ मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये ज़रूर करूँगा कि जब किसी पॉलिटिकल सिस्टम में खुली बातें आ जाती हैं कि कितने पैसे एक पार्टी ले रहा है, कितने पैसे एक पार्टी दे रहा है, और जब वो पार्टीज़ के हेड्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ सही या गलत लूट और वेल्थ और हराम के पैसे के एक्यूजेशंस हैं, तो मेरे ख्याल में जब इस किस्म की चीज़ें ओपनली निगोशिएट किया जाता है कि सेल कितने पे होगा एक कैंडिडेट का, एक मेंबर का, तो उसका मतलब ये है समीना कि ये सिस्टम जो है ये क्रिमिनलाइज हो गया है और फिर ये सिस्टम चल नहीं सकता। ठीक है, आपको याद होगा 1958 में यही बातें चल रहे थे, यही खरीद फरोख हो रहा था कि एक दिन एक आदमी आके कहा इनफ इज इनफ, खत्म। तो मेरे ख्याल में ये नैच पे आ गया है ये सिस्टम, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक रीजनेबली ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी कोशिश कर रहा है निगोशिएट करने अपने मुल्क के बाहर के अपने मुल्क के फायदे के लिए, और उसके अपने लोग बोली मार लगा रहे हैं अपने लॉयल्टी का। तो ये सिस्टम खत्म हो गया है। आई डोंट थिंक इट कैन वर्क। मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले इलेक्शन शायद हो, इसलिए कि अब तो खुले में आ गया है किस किस्म के लोग होंगे, किस किस्म के इलेक्शंस होंगे। इमरान साहब, हिलाली साहब की अगर मैं ये खरीदो फरोख्त वाली बात को एक साइड पे रख भी दूं कि चलें वो इतना खुलेआम नहीं भी अभी कोई करार करेगा आके, लेकिन एक चीज़ तो है कि जो ये वजारतें और ये सब चीज़ें हैं उनकी बंदरबांट और ये सब चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से डिस्कशंस हो रही हैं, और ये तो खुद पार्टीज़ भी मान रही हैं ऑन एयर कि जनाब बिल्कुल इस पे बातचीत हो रही है। तो मेरा सवाल तो ये है कि आप जब बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, अच्छा जी मान ली आपकी बात, तो फिर आप इस ग्रेटर कॉज के लिए जब आ रहे हैं तो फिर आप अपने बीच में ये मिनिस्टरशिप्स और ये सब चीज़ें बीच में क्यों डिस्कस हो रही हैं? फिर तो आप 1 पॉइंट एजेंडा आप कहें भाई हम साथ हैं अगर मुल्क इतना ही तबाह हाल हो रहा है। अच्छा समीना, पहली बात तो ये कि बड़ी माजरत के साथ मैं हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं। देखिए अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक ये जो पहले खरीदो फरोख्त होती थी ना, ये बार बार जो पैसों की बात करते हैं, अभी तक इस वक्त की सियासत में ये खरीदो फरोख्त पैसों वाली बात नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह आप ये कहें कि अच्छा या बुरा, उसकी वजह ये सही कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं वो जब मिलते हैं तो उनको जो सीटें चाहिए वो इतनी हैं सीटें कि उनको काफ लीग और तरीन ग्रुप के साथ मिलने से वो चीज़ें हल हो जाती हैं। अब तरीन ग्रुप में जो शामिल लोग हैं वो आप देखें, जहांगीर तरीन जो हैं वो तो खुद हमेशा उन पे तो ये है कि वो पैसे खर्च करते रहे हैं इवन इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के लिए। तो वो ये सोचना कि जहांगीर तरीन पैसे लेके किसी के साथ चला जाएगा, मैं कम से कम ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। बाकी रह की बात ये है कि जी किसी को ओहदे क्या मिलेंगे, ये तो दुनिया में कौन सी ऐसी जमहूरियत है जिसमें मुझे बताएं कि अगर इस तरह से इत्तेहादी मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं तो आपस में ये तय नहीं करते हिस्सा के बकदरे जुस्सा वाली बात कि जी अच्छा प्राइम मिनिस्टर इस पार्टी का होगा, जो मेजोरिटी की पार्टी होती है उसका वज़ीर-ए-आज़म होगा, मिनिस्टर इस तरह से हमेशा यही होता है। क्या जो इस वक्त ये होना चाहिए, सुन लें, क्या हुकूमत इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसने काफ लीग को क्यों 2 वजारतें दी हुई हैं, उसने MQM को क्यों वजारतें दी हुई हैं, उसने इत्तेहादियों को क्यों वजारतें दी हुई हैं? इसीलिए ना कि उसके बगैर वो हुकूमत बना नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, ये इस बात पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। जाहिर है जब आप कोएलिशन गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको शेयर भी करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और पावर्स भी। लेकिन मेरा पॉइंट ये था
कि जब आप एक ग्रेटर कॉज के लिए एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं कि आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ रहे हैं एक बंदे को गिराने के लिए, तो क्या उसमें आपका जो कॉज है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? कॉल इन सब के कि इनको तो ये लग रहा है ना कि मुल्क तबाह हो रहा है, तो फिर अगर तबाह हो रहा है तो बचा लें, छोड़े अपनी सीएमशिप पे बात नहीं भी बन रही तब भी बचा लें। समीना, बड़ी मुख्तसर सी बात है, ये तमाम सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें बनती हैं इक़्तिदार हासिल करने के लिए। ये जो कुछ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सियासी जमातें हैं। आप ठीक कह रही हैं, जो आप बात कर रही हैं ना, वो वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है आइडियली, लेकिन माफ कीजिएगा यहाँ आइडियली कुछ होता नहीं है। कोई भी सियासी जमात, ये बताएं आप वहाँ से होके आए हैं, इशारा किस तरफ का है? न्यूट्रल एम्पायर के किसी इशारे पे कहीं इशारा है? देखिए, ये तो या इशारा करने वाला जाने या इशारा तो होने वाले जाने, लेकिन जो तासुर अपोजिशन दे रही है वो यही है तासुर के शायद एम्पायर न्यूट्रल है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो अभी भी ये शिकवे करते नजर आते हैं कि फ़ोन आ जाते हैं एंड टाइम पे लोगों को और इस तरह की चीज़ें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो ऐसी बातें करेंगे, आप देखिए अगर पिछले 3.5 साल में वो हमेशा इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। ठीक है, आपने भी मसले मसाइल नहीं ना खत्म हुआ अभी। हिलाली साहब, आपको कुछ कमेंट करना है या मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ? देखिए, सीधी बात है, पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे डिस्टिंक्शंस बनाने चाहते हैं जब कोई डिस्टिंक्शंस में है ही नहीं। कौन नहीं जानता है कि पैसे इस्तेमाल होता है पाकिस्तान की सियासत में? ये गलत बात मैं कह रहा हूं। ये क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं चोरों को, लुटेरों को? इनके खिलाफ आप देख रहे हैं किस किस्म के केसेस हैं, और आप क्यों ये पैसे के पीछे मरते हैं? इसलिए कि खर्चने के लिए, इसलिए कि फिर ओहदे मिलें, और इसलिए और पैसे बने। यार, इस किस्म के लॉजिक आप आंख बंद करके जब आर्ग्यू करते हैं तो कौन सुनेगा? ठीक है, हिलाली साहब एक सेकंड, मुझे हिलाली साहब बात ये है कि आप तो इस तरह से बात करते हैं जैसे आप खुद या तो मौके पे मौजूद हैं या आपके सामने पैसे लिए और दिए जा रहे हैं। गुजारिश ये है किसी पे ये इल्ज़ाम लगाना। और एक और बात, आपकी बात में सच भी मान लेता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में, सुन ले, पैसे चलते रहे हैं माजी में, लेकिन ये किसी सियासतदान पे उम्मीद ना रखिएगा कि वो इसलिए पैसे कमाता है कि खर्च कर सके। जो भी सियासतदान पैसे कमाता है वो अपने पास जमा करने के लिए कमाता है, किसी पे खर्च करने आप लोगों का अपना अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, पैसा चलता है या नहीं चलता, लेकिन देखना ये है कि अब ये गाड़ी चलेगी या नहीं जिस पे इस वक्त सवार है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के दौरा रूस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बड़ा हंगामा खेज रहा और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो का मरकज भी बन गया। क्यों, कैसे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रूस का दौरा किया, जिसे तारीखी दौरा कहा जा रहा था, लेकिन ये बड़े ही तनाजुर में तारीखी बन गया है, क्योंकि ऐन उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने रूस की ज़मीन पर कदम रखे, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उनकी तरफ से ये जो जारहाना हिकमत अमली है वो अभी भी जारी है। अब कहा जा रहा है कि रूस ने मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन ने भी गैर जानिबदार रहने का फैसला कर लिया, यही उनकी शर्त थी। लेकिन बहरहाल अब आगे जो भी होता है उस पर तो बाद की एक बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के हवाले से इस पर बड़ी तनकीद शुरू हो गई कि ये वक्त मुनासिब नहीं था और इसमें आपने वहाँ जाकर रूस के साथ एक तरह से इज़हार यकजहती कर दिया, जो कि अच्छा साइन नहीं था इंटरनेशनली। और इसके साथ साथ ये भी गुफ्तगू हो रही थी कि ऐसे हालात में आपने एक किस तरह से अपना एक चुन लिया ब्लॉक भी, और अपना एक साथी चुन लिया कि जनाब हम तो इधर खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब, इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। लेकिन जो रूस के दौरे का मकसद था, जो एक बायलैटरल चीज़ें तय होनी थी, नए मुआहदे होने थे, क्या वो उससे हासिल हो पाए या नहीं, ये थोड़ा सा अगरचे पसे पुष्ट चला गया मामला। लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि जनाब ये अच्छा दौरा रहा और प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा वहाँ पर एतमाद मिला और बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला। बहरहाल जनाब देखते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं। पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, सबसे की टाइमिंग पे बड़ा सब लोगों ने एतराज़ किया कि जनाब दौरा ही पोस्टपोन कर देना चाहिए था, जब यूक्रेन और रूस का तनाज़ा मालूम था कि बिल्कुल जंग के धाने पर था। आपके ख्याल से दौरा मुलतवी कर देना दुरुस्त था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, या दौरा करके अच्छा किया? ये जो कह रहे थे दौरा मुलतवी करो, ये सिर्फ अमेरिकन के पिट्ठू थे। अमेरिका खुद और उसके पिट्ठू इधर और बाहर। तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त फैसला था, और मैंने पहले से कहा था कि खुदा के लिए जाओ, 70 साल पुराना जो तुम्हारा गलती था उसको सही करो। और ये गए, और आई एम वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर
खुद डिसाइड किया कि नहीं जाना पड़ेगा। देखिए ये आदमी को दाद दें इमरान खान को, ये आदमी है जो पुतिन पे काम किया, ये आदमी है जो पुतिन को इम्प्रेस किया, इसलिए उसको इनविटेशन मिला। हाँ, पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, मगर 20 साल से इम्पोर्टेंट कंट्री है, मगर अब क्यों इसको इनविटेशन मिला? इसलिए कि इस आदमी की वो कदर करता है, और जब एक दफे वो पहुंच गया तो वो खुद और उसकी डेलीगेशन ने बड़े स्मूथली टॉक्स को हैंडल किया। देखिए वो प्रेस स्टेटमेंट में मैंने 2 दफे पढ़ा है, एक चीज नहीं है जो दोस्त या दुश्मन उस पर ऑब्जेक्ट करे एक्सेप्ट फॉर इंडिया। मगर जब इंडिया किसी पे ऑब्जेक्ट करता है वो तो फिर हमारा फतह है कि नहीं? तो बायलैटरल रिलेशंस जिसके बारे में मैंने पहले कह चुका है, गैस पाइपलाइन ट्रेड, स्टील मिल, इन्वेस्टमेंट इन एसईजीज, मिलिट्री कोऑपरेशन, इंजन्स और पॉलिटिकल टॉक्स, इस्लामोफोबिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, सीपेक, ये सब चीज पे बातें हुई हैं। वेरी गुड एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ है, इस्लामोफोबिया एसेट्रा एसेट्रा। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर क्या हो सकता था? और जब वो पुतिन के साथ बैठे, जब उसको कहा होगा जरूर कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये आपका रेड लाइन था, आपने बहुत दफे सिग्नल किया था वेस्ट को कि जॉर्जिया और यूक्रेन में मत आए, नेटो के मेंबर ना बनाए, उनको ईयू का मेंबर ना बनाए। इसलिए जैसे आप नहीं समझते हैं कि हम कनाडा में आके बैठ सकते हैं या मेक्सिको में आके बैठ सकते हैं मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत, हम नहीं चाहते कि आप हमारे दरवाजे पे बैठे हो और आपके न्यूक्स हमारे के रेस्ट हो, तो मत आओ। तो फिर भी आप आए। ठीक, तो चलिए इस पे तो हम आगे चल के भी बात करेंगे कि क्या रूस के पास ऑप्शन यही था कि वो अटैक करता। जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया शो पर। आपका भी बहुत शुक्रिया जनरल साहब। और आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ये लोग बहुत बात कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमेशा अमन के दाई रहे हैं और उनकी कोशिश रही है कि वॉर, हर चीज़ के बारे में वो कहते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हमें पीस के ज़रिए, टॉक्स के ज़रिए बात करनी चाहिए। और ऐसे टाइम पे जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर, वो वहाँ पर गए, उसके साथ खड़े हुए, तो लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स इसके अच्छे नहीं गए हैं इंटरनेशनली कि आप एक जारे मुल्क के साथ खड़े हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए हमें तो आदतें हैं बात करने की, हमने ज़रूर अपने आप के ऊपर तनकीद करनी होती है और अपोजिशन ने हर अच्छे या बुरे कदम का उल्टा पोजीशन लेनी होती है। पाकिस्तान तो जारे नहीं है, पाकिस्तान ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया है, और ये एग्रीमेंट ओवरनाइट नहीं हुआ, रात को डिसाइड नहीं हुआ था कि सुबह हम आ रहे हैं और आपने हमला करना है। ये बात जब चाइना गए और उससे कुछ दिन पहले से, हकीकत में तो ये चंद माह पहले से चल रही थी, लेकिन इसको आत्मी शक्ल दी गई थी चाइना जाने के दिनों में। और उस वक्त जब इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिट करेंगे, तो उस वक्त यूक्रेन पर हमले की कोई ऐसे आसार नहीं थे कि हमला होने वाला है। तो लिहाजा बायलैटरल इंटरेस्ट में बायलैटरल एक विजिट है। पता नहीं हम क्यों अपने आप पे इस कदर शदीद तनकीद शुरू कर देते हैं, जबकि दुनिया सारी अपने ताल्लुकात को अपने नेशनल मफाद, कौमी इंटरेस्ट की सूरत में देखती है। लेकिन जनरल साहब लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि नेशनल इंटरेस्ट भी आप तब देखें ना कि जो आपने मुआहदे किए, जो टॉक्स की, जो भी आपने आगे तिजारत की बातें की, वो होंगी कैसे जब रूस पे तो पाबंदियां आयद हुई भी हैं और मजीद भी हो जाएंगी, वो तो खुद इस पोजीशन में ही नहीं होगा। देखें अगर नहीं होगा और अगर दुनिया की तरफ से उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, तो वो एक नेक्स्ट स्टेज होगी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को या इन एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की। लेकिन हमले से पहले विजिट करना और इन चीज़ों को स्टडी करना और डिबेट करना, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। हिलाली साहब ने बड़ी दुरुस्त नक्शेबंदी की है इसकी, उन तमाम एरियाज को हाईलाइट किया है जिनमें हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। हमने देखना यह है कि इस वक्त रीजनल सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान में क्या हालात हैं, अफगानिस्तान में बेहतरी लाने के लिए चीन, रूस, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकते हैं। फिर जो हम एनर्जी स्टार्व्ड मुल्क हैं, जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस न पाकिस्तान आ सकती हैं, न गवादर पे टर्मिनेट हो सकती हैं,
न इनसे फायदा उठा सकता है सेंट्रल एशिया और रशिया जब तक अफगानिस्तान का मन ना हो। तो इन सब चीजों को डिस्कस करना, अपनी डिफेंस प्रायोरिटीज को रीअलाइन करना, ये जरूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज देखें। जनरल साहब आप साथ रहिएगा, मैं इमरान साहब का भी कमेंट शामिल करूंगी। इमरान साहब पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, जनरल साहब का भी, हिलाल साहब का भी, लेकिन अपोजिशन इस बात पे तनकीद कर रही है कि आपने इंटरनेशनली अपना एक ब्लॉक चुन लिया है, हमें सबको साथ मिला के चलना चाहिए, ना कि हम ये अपना वजन पूरे का पूरा किसी एक ब्लॉक की तरफ डाल दें। तो आप समझते हैं कि ये सिफारत लिया जब ब्लॉक बना ही नहीं है? अच्छा, सिफारतकारी के लिहाज से कौन सा बेहतर ऑप्शन हो? समीना देखिए, हर चीज को देखने के ना मुख्तलिफ एंगल होते हैं। जैसे एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर गिलास में आधा पानी हो तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आधा गिलास भरा हुआ है, और कुछ लोग उसी गिलास को कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। हिलाली साहब, ये जनरल साहब जो बात कर रहे हैं वो एक रुख है, दूसरा रुख है जो है वो अपोजिशन वाले है, जो दूसरा नुक्ता नज़र रखते हैं वो है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग दूसरी बात करते हैं वो अमेरिका के पिट्ठू ही हों, ज़रूरी नहीं है ये बात ये है सिर्फ यहाँ कि देखना ये है कि जो बंदा बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है। रूस के जहाँ तक ताल्लुक़ की बात है, इस दौरे की बात है, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इलाके में पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और अगर आप इलाकाई ताउन की बात करते हैं तो रूस को आप उसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि रूस जो है वो एक गेम चेंजर, वो भी एक है, वो भी एक इलाके का, इस खित्ते का और फिर पूरी दुनिया का एक अहम मुल्क है। और उसके अलावा चीन और रूस के जो आपस में मामला चल रहे हैं वो भी देखने वाले हैं। लेकिन एक नुक्ता नज़र ये है इस पे कि जनाब आप ये भी देखें कि रूस के इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। जिस तरह से इंडिया और रूस के ताल्लुकात हैं, क्या उन ताल्लुकात में, उन मुआहदों में जो उसके उनके साथ हैं, वो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यानी बात ये है सिर्फ कि आप ज़रूर ताल्लुकात को बेहतर करें, लेकिन सारी चीज़ों को प्लस माइनस देख के चीज़ों के अमेरिका के साथ हमने इतने अरसा अच्छे ताल्लुकात रखे, तो अमेरिका के तो इंडिया के साथ हमसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात रहे। देखिए, फिर हम उनके साथ भी तो चलें। उस बात समझ लें, अमेरिका ने, आप जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात रखे अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान की मुश्किल में उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से चीन ने आपका साथ दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका आपको देखता है एक मार्केट की सूरत में। अपने तो मैं रशिया के मामले में आपके सवाल का जवाब भी देने लगूं, आपके सवाल का, यानी आपने जो एक गलती एक दफा अमेरिका से के साथ कर ली, क्या जरूरी है कि अब दूसरी वही रूस के साथ भी की जाए? अच्छा, तो ये गलती लग रही है आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चीजें देख के अपने फायदे के लिए जो चीजें हैं वो करें, जरूर करें। तो इसमें फायदा था या नहीं, यही तो मेरा फायदा अब तो पता लगेगा ना कि क्या है। अब तो ये हालात साबित होंगे तो पता चलेगा। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगर पुतिन साहब थोड़ा रिगार्ड कर लेते, मेहमान का अगर बुला ही लिया था तो कुछ दिन बाद कर देते, अटैक करना था तो? वाह वाह, नहीं, शुक्र है कि आप उनके एडवाइजर नहीं है, इसलिए नौकरी फिर बड़ी जल्दी टर्मिनेट हो जाती। मैं आपको सिर्फ एक चीज, दो चीजें जल्दी से कहना चाहता हूँ। देखिए, ये डू मोर ईरा जो है ना पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो गया है। और ये नेक्स्ट टाइम जब हमें पूछेंगे विद अस और अगेंस्ट अस, हमारा सवाल उनका कहेगा कि ठहरो, हम बताएंगे, अगर तुम ठीक कह रहे हो तो वी आर विद यू, और अगर तुम गलत कह रहे हो वी विल बी फुली अगेंस्ट यू। समझ गई आप? मैं आपको बताता हूं, ठीक कह रहे हैं जनरल साहब के ब्लॉक्स अभी तक नहीं बने, बट लेट अस अस्यूम एक ब्लॉक बन गया है। हम जो हैं, क्या आप बताएं, हम चीन के साथ ताइवान पे नहीं है, हम चीन के साथ BRI पे नहीं है, CPEC पे नहीं है, कश्मीर पे नहीं है, इंडिया पे नहीं है, वीगर्स पे नहीं है, ठीक, बिल्कुल है, अफगानिस्तान पे नहीं है, और इन हर मामले में हम अमेरिका के खिलाफ हैं। तो अगर ब्लॉक्स जब बन जाएंगे, मैं आपको अभी कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि हम उनके साथ होंगे जो हमारे साथ हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये अमेरिकन का गेम समझिए और पहचाने, ये अमेरिकन का गेम। आप मुझे बताएं, इनके सैंक्शंस आपने कभी देखा है, कभी स्टडी किया है? इनके सैंक्शंस में ऑयल और गैस, वो तो बात ही नहीं करते हैं ऑयल और गैस। क्यों नहीं करते हैं भाई? इसलिए कि 35% ऑयल और गैस और यूरोप को जब कट जाएगा रूस से, उनकी तो बुरी हालत हो जाएगी। वो तो बात ही नहीं करना चाहते हैं ऑयल और गैस के बारे में। और दूसरी बात है स्विफ्ट, ये जो पैसे जो चेंजेस होते हैं, स्विफ्ट कोड जो होता है,
उसके बारे में भी अमेरिका अब तक कुछ नहीं किया। क्यों भाई? और इनकी मार्केट, स्टॉक मार्केट अमेरिका में थोड़ी सी बढ़ गई है, आप कभी समझ सकते हैं? बढ़ गई थी, अब मुझे आई डोंट नो द लेटेस्ट टुडे। क्यों? इसलिए उनको पता है ये सब नाम नेहाद ये वो सैंक्शंस हैं। अमेरिका को पता था ये रिएक्शन होगा, और यही पुतिन कह रहा है और सच कह रहा है। वो कह रहा है यार खुदा के बंदे बनो, हम सिग्नल कब से कर रहे हैं तुम्हें, मत करो मत करो मत करो, तुम वही कर रहे हो। ठीक है, तुम हमें जलील करना चाहते हो। तो उन्होंने फिर फोर्स का यूज किया। लेकिन जनरल साहब, अक्सर लोग तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि जब अमेरिका किसी भी मुल्क पर खुद अपनी मर्जी से हमले करता है, तब तो वो नहीं ये सोचता कि कितना वो एग्रेसिव हो रहा है या कितना वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है या उस पर क्या उससे मसाइल होंगे। जब कोई दूसरा मुल्क करता है तो वो फिर सबको कहता है कि भाई ये जो है ये बुली है और ये इस तरह से कर रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका के इस सिलसिले में जो एक डबल गेम है, डबल स्टैंडर्ड है, वो और विजिबल हो जाता है? देखिए, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो क्यूबा का तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता अमेरिका के साथ। उस वक्त अमेरिका का रिएक्शन क्या आया था कि अगर क्यूबा में मिसाइल लगाया गया तो मैं क्या करूंगा। आज यूक्रेन का 2000 किलोमीटर बॉर्डर मिलता है रशिया के साथ। अगर ये नेटो में चला जाता है तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो अपनी फोर्सेस यहां रख सकता है, अपने मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है, अपने बेसिस बना सकता है राइट ऑन द हेड ऑफ यूएस रशिया। तो रशिया कैसे ये एक्सेप्ट कर सकता है? और फिर जब गोर्बाचोव को बर्लिन वॉल गिराते वक्त एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि हम इन कंट्रीज को जो जिनको ताज़ी आज़ादी मिली है यूएसएसआर से, इनको हम नेटो में शामिल नहीं करेंगे। तब बर्लिन वॉल गिराने पर उस वक्त गोर्बाचोव ने एग्री किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको शामिल करना शुरू कर दिया और अब वो यूक्रेन को शामिल करना चाहते थे। तो अगर क्यूबा की सेंसिटिविटी पर अमेरिका सीख पा हो सकता है, अगर ताइवान के ऊपर चाइना की रिजर्वेशंस हैं, तो यूक्रेन के ऊपर रशिया की रिजर्वेशंस दुरुस्त हैं। कैसे होंगी? ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की मिसाल ले लें, हमारे पड़ोस में बैठा है। हम पता नहीं क्यों खौफजदा हो जाते हैं कि हम अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वेस्ट नाराज हो जाएगा। इंडिया को देख लें, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ कर रहा है, $110 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, और चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है। तिब्बत के ऊपर भी प्रॉब्लम है, दलाई लामा को भी रख के बैठा हुआ है। ये सारे काम इंडिया करे तो इंडिया के लिए सब जायज है। और हमने अगर एक से हाथ मिला लिया तो खुद हमारे ही घर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, ओ जी प्राइम मिनिस्टर क्यों चले गए, क्यों हाथ मिला दिया? और भाई जब हाथ नहीं मिलाया था तो क्या FATF जब पाबंदियां लगाई गई थी उस वक्त तो नवाज शरीफ रशिया नहीं गया था। सही। तो FATF में जो हमें पिछले 7 सालों से रगेद रहे हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां, फिर जब भी हमने अपनी आजादी के लिए कोई कदम उठाया 65 बार इंडिया से लड़ी तो हमारे स्पेयर्स बंद कर दिए गए। 71 अमेरिका ने बिल्कुल हमारे साथ कौन सा दोस्तों वाला तो किया, लेकिन 71 का बहरी बेड़ा अपना रास्ता ही ढूंढता रहा, 7th फ्लीट। और अमेरिका उस वक्त USSR और इंडिया ने मुआहदा करके हमारे मुल्क को 2 लाख कर दिया। फिर जब हम 84 में अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ फ्रंट लाइन एलाई बन के जंग लड़ रहे थे अमेरिका के साथ मिलके और पूरे अरब कंट्रीज के साथ मिलके, तो उन दिनों में इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया। उस वक्त तो अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया इंडिया पे कि तुम तो इंडिया के भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। अच्छा जनरल साहब, अब इसका हल क्या निकलेगा? एटीट्यूड है ये जो डुप्लीसियस एटीट्यूड है, इसको देखते हुए हमें ये सबक लेना चाहिए कि हम जिस दरख्त के साए के नीचे बैठे रहे हैं और रोजाना धूप के वक्त उठा दिए जाते थे, तो अभी अपने मफाद की खातिर खड़ा होना सीख लें। और हमने कोई गलती नहीं की है रशिया विजिट करके। बिल्कुल ठीक है। लाल साहब आप कमेंट कर लें, फिर मैं देखती हूँ कितना हमारे पास शायद वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, जी लाल साहब। और अमेरिका हमारा एलाई, हमें बॉम्ब भी किया है। अमेरिका हमारा एलाई सैंक्शंस के अलावा 100 कू में मुलव्विस है। रूस ने हमारे खिलाफ तो कोई कू नहीं किया, रूस ने हमें कभी बॉम्ब नहीं किया।
समझ गए आप? तो खुदा के लिए यार, लेट्स गेट अ ग्रिप, दिस इज द चेंज। ये एक हिस्टोरिक, एक लास्ट कमेंट में इमरान साहब का भी शामिल कर लूं। इमरान साहब, ये तो अपनी डिबेट जारी रहेगी कि रशिया या अमेरिका, लेकिन इस पर आपका क्या ख्याल है? यूक्रेन और रूस का तनाज़ा आपको आइंदा चंद दिनों में हल होता नजर आ रहा है? क्योंकि अब आखिरी इत्तलात के मुताबिक रशिया मान तो गया मुज़ाकरात। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हल हो जाएगा, लेकिन एक बात समझे कि हाथ मिलाने पे तो कोई इतराज नहीं कर रहा। हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी बड़ी ताकत के दबाव से आए, और अमेरिका हो या वेस्ट हो या रूस हो, जब इंडिया उसे एक बड़ी मार्केट नजर आती है तो वो उसकी तरफ झुकाव करते हैं। सिर्फ चीन पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसने हर इशू पे आपका साथ दिया, उसके अलावा तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जरूर है कि लोग इनकी टाइमिंग पे कर रहे हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो जब कोई भी मुल्क का वजीर आज़म बनता है तो वो अपना ज्यादा फैसला करने का हक रखता है। अब उन्होंने जो फैसला, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दबंग आदमी है, जो उनके मन में आती है वो वही करते हैं। ठीक है, टाइमिंग के लिहाज से एक चीज देख लें, सिर्फ छोटी सी। जिस दिन दहशतगर्दों ने GHQ के ऊपर रावलपिंडी में हमला किया था और हमारे बच्चे वहां शहीद हुए थे और सारी रात एक क्राइसिस रहा था टिल द टाइम वो दहशतगर्द मारे गए, अगले दिन 11 बजे टर्की के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने GHQ विजिट करना था। वो अगले दिन सुबह उन्होंने 7 बजे लैंड किया और 11 बजे वो GHQ खड़े हुए थे। ठीक, उन्होंने कहा था ये हमले होते रहते हैं, अगर ये आपका एक सिचुएशन है तो मेरे विजिट को कैंसिल करने के लिए ये काफी नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कहने का मकसद है कि जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जिन और जो चीजें हैं वो तो पहले से तय थी, वो खत्म हो गया बिल्कुल। हमारा जनरल साहब ने अपने खुद ही मौकफ की जो है ना तरदीद कर ली है कि ये तासुर ये जाता है इस तरह के दौरे से कि हम आपके साथ खड़े हैं। ओ भाई नहीं, जो ये कह रहे हैं कि टाइम पहले से तय हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको नहीं किया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिनके लिए स्पेड वर्क कर लिया जाता है, जो विजिट प्लान कर लिए जाते हैं, 1 या 2 इवेंट इंटरस्टेट विजिट्स को कैंसिल करने का, और वो भी हाईएस्ट लेवल पे कैंसिल करने का सबब नहीं बनते। हाँ, अगर हमला हो गया होता और नेक्स्ट डे जाना होता तो और बात। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, वक्त खत्म हो गया। बड़ी अच्छी बात है, हमला हुआ था और फिर भी हमें जाना था, ठीक हो गया। चलें जी, जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।